Hello students and welcome to Virtual Learning Network. This is session 6 for warehousing management and here we will discuss security and loss prevention. The topics to be covered are introduction, types of losses due to warehousing systems, types of losses due to shrinkages or pilferages, types of losses due to fire, stock verification in warehouses. Now first is introduction. Security is an important factor of business efficiency. The objective of security management is loss prevention. तो जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं या कोई बिजनेस हम शुरू करते हैं तो उसमें सिक्योरिटी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर और ऑब्जेक्टिव होता है सिक्योरिटी मैनेजमेंट का कि लॉस को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं ताकि हमारा प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो सके और हमें कम्पिटिटिव एडवांटेज मिल सके. Loss is always a resource that gets wasted and therefore this is one of the most detested word to making. Loss is a cost and all efforts have to be undertaken to minimize it or preferably eliminate it. Loss in warehouses seriously erode the profitability of any organization as huge amount of money is locked up in stores. तो लॉस जो होता है वो एक ऐसी चीज़ है किसी भी बिजनेस के लिए जिससे सारे रिसोर्सेज या कुछ भी अमाउंट ऑफ रिसोर्स वेस्ट होते हैं और जिससे कि कॉस्ट हमारी इंक्रीज होती है और इसलिए इस कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए और लॉस को प्रिवेंट करने के लिए सिक्योरिटी मैनेजमेंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. Now, the principal aim of security management is to protect the assets of the company and devise adequate counter measures to create security conditions within the company. तो प्रिंसिपल एम जो होता है किसी भी सिक्योरिटी मैनेजमेंट का वो होता है कि कंपनी की एसेट्स को हम कैसे सिक्योर कर सकते हैं या प्रोटेक्ट कर सकते हैं और साथ में कुछ ऐसे मेजर्स ले ताकि हमारी सिक्योरिटी कंडीशंस जो हैं या सिक्योर हमारी जितनी भी कंडीशंस है कंपनी की उन्हें कैसे सिक्योर किया जा सकता है. द डिग्री ऑफ सिक्योरिटी मेजर्स अडॉप्टेड इन वेयर हाउसेज आर डिपेंडेंट अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स. फर्स्ट इज वेयर हाउसिंग सिस्टम ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट, रिसीट, स्टोरेज, डिस्पैच, हैंडलिंग एंड हाउसकीपिंग. तो वेयर हाउसिंग सिस्टम्स के अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं जितने भी ऑपरेशंस होते हैं जैसे इन्वेंट्री को मैनेज करना, रिसीट, स्टोरेज उसकी कैसे होगी, डिस्पैच कैसे होगा, ये सारी चीज़ें सिक्योरिटी मेजर्स के अंदर आती हैं. सेकंड इज श्रिंकेजेस और पिलफ्रेजेस. पिलफ्रेजेस होता है थेफ्ट बाय द एम्प्लॉयज़ या फिर कभी सामान जैसे स्टॉक आ रहा है हमारे वेयर हाउस में या फिर हम डिस्पैच कर रहे हैं तो उसके बीच में जो भी थेफ्ट होते हैं उन्हें हम पिलफ्रेजेस कहते हैं. तो ये भी हमारे सिक्योरिटी मेजर्स के अंदर आते हैं कि हम कैसे श्रिंकेजेस या फिर पिलफ्रेजेस को अवॉइड कर सकते हैं या प्रिवेंट कर सकते हैं. देन थर्ड इज़ फायर या फिर कोई भी एक्सीडेंटल इशू जो अकर होता है उसके लिए हम क्या क्या मेजर्स ले रहे हैं कि उसको अवॉइड कर सकें. दैट ऑल्सो कम इन सिक्योरिटी मेजर्स. देन नेक्स्ट इज लॉसेज ड्यू टू warehousing systems. Now in this the different types of losses generated in warehouses due to improper systems of inventory management, receipt, storage, dispatch, handling and housekeeping are as follows. First is obsolete items. These are the items and equipments which are not damaged and which have economic worth but are no longer useful फॉर द प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑपरेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ऑब्सोलीट आइटम्स होती हैं जो डैमेज नहीं हुई हैं ना ही उनमें उनकी इकोनॉमिक वर्थ ख़त्म हुई है बट वो अब आगे यूज़ नहीं हो सकती या फिर फ्यूचर ऑपरेशंस के लिए उनकी वर्थ जो है वो कम हो गई है. देन सेकेंड लॉस इज़ surplus items. These are material and equipments which have no immediate use but have accumulated due to faulty planning, forecasting and purchasing. Surplus item नाम से पता चल रहा है जो goods हमारे पास surplus में है जिनका कोई यूज़ नहीं है या फिर हमारी faulty planning या जो हमने decisions लिए उसकी वजह से जो items extra हमारे पास रखी हैं जो
किसी कस्टमर के यूज़ की नहीं है और ना ही बिजनेस के यूज़ की है. इनकी वजह से भी लॉसेज इनकर करती है कोई भी कंपनी. देन नेक्स्ट इज डैमेज्ड मटेरियल. जो मटेरियल्स हैंडलिंग में या फिर किसी भी ऑपरेशन में डैमेज हो गए हैं और इनकी वजह से भी लॉसेज इनकर होते हैं. दीज आर द मटेरियल्स विच आर नॉट फिट फॉर यूज और कंजम्पशन एज they have got damaged physically or chemically due to handling, accidents, fire or exposure to harmful environments. Then fourth item that is a type of loss is scrap items. These are process wastage. जो हमारी प्रोसेस के जब हम प्रोसेस कर रहे हैं या उन्हें प्रोड्यूस कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उसमें जो आइटम्स कुछ वेस्ट हो जाती हैं, दे आर नोन एज स्क्रैप आइटम्स. These are process wastage, that is residue of process materials left during a manufacturing operation. Next is losses due to warehousing systems. Now, reasons for the generation and accumulation of the above mentioned losses, जो हमने अभी losses के types डिस्कस किए हैं, उनके क्या क्या रीजंस होते हैं. फर्स्ट इज changes in product design. After a product have been in the market for some time, it requires to be replaced with the new products. अगर एक कंपनी शुरू से लेके अब तक एक ही प्रोडक्ट बार बार मैन्युफैक्चर कर रही है तो वो उसके लिए एक लॉस का कारण बन सकता है, क्योंकि जब कस्टमर्स को हर वक्त एक ही प्रोडक्ट मिलेगा तो दे टेंड टू शिफ्ट टू अदर ब्रांड और अ डिफरेंट कंपनी. तो इसलिए कुछ ऐसे एक प्रोडक्ट जब मार्केट में काफ़ी टाइम तक चलता रहता है तो उसके बाद उसको नए प्रोडक्ट से रिप्लेस करना पड़ता है. तो इस केस में जो प्रोडक्ट्स पहले से स्टॉक में पड़े हैं जिन्हें हम चेंज कर रहे हैं वो ऑब्सोलीट हो जाते हैं. तो दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस फॉर generation and accumulation of losses. Second is rationalization. There can be a need to rationalize inputs required through standardization, simplification, and variety reduction within objective to achieving operational efficiency. तो हमें कई बार इनपुट्स को रैशनलाइज करना पड़ता है ताकि हमारी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी डेवलप हो सके और हमें प्रॉफिट इनकर हो. तो इस केस में भी लॉसेज होते हैं. Third is human errors. In many cases, generation of obsolete surplus and scrap can be due to human errors in implementing and maintaining proper warehouse systems. कई बार ह्यूमन एरर्स की वजह से भी कुछ प्रोडक्ट्स ऑब्सोलीट हो जाते हैं या फिर स्क्रैप ज़्यादा निकलता है, जो रेजिड्यूअल स्टॉक होता है वो ज़्यादा बढ़ जाता है. दिस इज़ बिकॉज ऑफ ह्यूमन एरर्स. Then faulty purchase, sub-optimizing decisions like buying in a bulk to take care of discounts and transportation economy without taking into account storage space requirements and technological changes lead to the accumulation of surplus, obsolete and scrap. कई बार ऐसा होता है कि हम फॉल्टी परचेज करते हैं कि यार हमने बहुत ज़्यादा ख़रीद लिया है, स्टॉक में रख लिया है, लेकिन उतने की ज़रूरत नहीं थी. एंड दिस इज़ ड्यू टू दी लैक ऑफ प्रॉपर प्लानिंग. इस वजह से भी हमारे लॉसेज इनकर हो सकते हैं. देन fifth is faulty planning. Wrong identifying by the user department or wrong sales forecast may also lead to accumulation of undesirable stocks. कि अगर हमने प्लानिंग गलत की है या फिर हमने सेल्स फॉरकास्ट गलत की है, जो कंपनी है अगर उसकी प्लानिंग प्रॉपर नहीं है तो उस केस में भी दे इनकर लॉसेस. देन improper storage and handling methods. Faulty store keeping methods without adequate preservation and protection lead to spoilage. And last is cannibalization. When a machine breakdown occurs, sometimes it is rectified using parts of an identical machine which is not functioning due to various reasons. This process of cannibalization, if continued unchecked, result in obsolete and scrap items. कई बार होता है कि एक मशीन ख़राब हो गई है तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए हम उसकी एक आइडेंटिकल मशीन के पार्ट्स को यूज़ कर लेते हैं जो कि फंक्शनिंग में नहीं है, तो इससे भी हमें लॉसेज इनकर होते हैं. नेक्स्ट इज़ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, कि हम कैसे लॉसेज को प्रिवेंट या कंट्रोल कर सकते हैं. फर्स्ट इज़ व्हेनेवर चेंजेस इन
production program, design or product lines are contemplated, a representative of material management department should be kept informed. कभी भी हमारे प्रोडक्शन प्रोग्राम में या डिज़ाइन में या फिर प्रोडक्ट लाइन में कोई भी चेंजेस होते हैं तो वो हमें मटेरियल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करना चाहिए ताकि वो उस हिसाब से हमारी स्टॉक या इन्वेंट्री को मैनेज कर सकें. Then second is periodic review of stock record should be done on a systematic basis so that the entire list of materials are covered once or twice a year. तो periodic review बहुत ज़रूरी होता है stock items का. Then standards may be set to indicate the basis upon which an item should be declared surplus. स्टैंडर्ड सेट करना ज़रूरी होता है जिससे कि हम ये देख सकें कि हमारे पास सरप्लस कितना प्रोडक्ट हमारे पास सरप्लस में रखे हैं. Then process losses should be decreased by proper examination of specification and standards. Then use of standard parts should be encouraged wherever possible. And last is selection control based on ABC analysis, accurate forecasting techniques and proper prevention techniques should be adopted. Next is disposal action. The disposal action. अब disposal action क्या होता है? Once the items have been identified as obsolete, surplus, damaged or scrap, the next step is to find methods to get rid of them. अगर हमें डिस्पोजल कैसे करना है कि जो हमारी आइटम्स ऑब्सोलीट, सरप्लस, डैमेज या स्क्रैप में हमने आइडेंटिफाई की है तो उन्हें हम अब डिस्पोज कैसे करेंगे. डिस्पोजल एक्शन when handled judiciously can result in good returns to the organization. Now the disposal action can be as follows. First is used within the firm. The greatest value is obtained from surplus materials if it can be reclaimed for further use in the firm with minor modification. तो हम डिस्पोजल एक्शन कर सकते हैं कि उस मटेरियल को जो हमारा स्क्रैप है या फिर ऑब्सोलीट हो गया है उसे हम दूसरे मटेरियल्स के साथ यूज़ कर सकें कुछ माइनर मॉडिफिकेशंस करके, यानी कि हम फर्म के अंदर ही कुछ और प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने में उसे यूज़ कर सकते हैं. देन सेल डायरेक्टली टू दी एंड यूज़र्स, कि एंड यूज़र्स को हम डायरेक्टली सेल कर सकते हैं विदाउट सप्लायर्स या फिर जो बीच में हमारे ब्रोकर्स होते हैं उनके बिना. देन return to the supplier. To get maximum return, surplus material should be returned to the original supplier. या फिर जो हमारा surplus material है वो हम supplier को वापस भी भेज सकते हैं ताकि वो उसको किसी और यूज़ में आ सके, या फिर जो हमारे उसकी वजह से losses incur हो रहे हैं क्योंकि it is not profitable उसको हम reduce कर सकें. और sell to dealer और middleman. Dealers or brokers are specialized middlemen who collect, sort and process surplus materials, especially surplus scrap. Middlemen या dealers या brokers होते हैं जो surplus material को खरीदते हैं. तो ये जो अप्रोच है इसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं जब हमें सरप्लस क्वांटिटीज़ नज़र आती हैं अपने वेयर हाउस में या अपने स्टॉक में, कि हम डीलर्स को बेच दें वो मटेरियल और इसलिए डायरेक्ट सेल जस्टिफाई हो सकती है. Then sell to the employees. In case the items have an end use value to the employee, many firms make it a practice to sell such surplus items directly to their employees. या हम अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज़ को भी वो मटेरियल सेल कर सकते हैं. Now next is losses due to shrinkages or pilferages. When the count is completed, the difference between the actual inventory on hand and what is should be according to receipt and issue records is called shrinkage. कि हमने जो रिसीट हमारी अकाउंट्स में जितना मटेरियल है और जो एक्चुअल मटेरियल है उसमें अगर डिफरेंस है एंड एक्चुअल मटेरियल कम है हमारी रिसीट से तो इसे हम कहते हैं श्रिंकेज. सम ऑफ द रीजंस ऑफ श्रिंकेजेस आर इंटरनल थेफ्ट. जब इंटरनली एम्प्लॉयज़ जो वेयर हाउसेस में काम कर रहे हैं उन्होंने ही अगर कुछ मटेरियल उसमें से चुरा लिया है. वेयर हाउसेस एम्प्लॉय
मैनी अनस्किल्ड पीपल हु वर्क फॉर मिनिमम वेजेस, जो मिनिमम वेजेस पे काम कर रहे हैं, ऐसे अनस्किल्ड पीपल हम वेयर हाउसेज में एम्प्लॉय करते हैं. वट एवर द मोटिवेशन, अ फेयर परसेंटेज ऑफ सच वर्कर्स सकम टू टेम्पटेशन एंड स्टील. Then second is unauthorized markdowns. Some of the dishonest employees can intentionally damage or change the tags and markings of the good materials in order to downgrade them to declare it unfit for internal use for to reflect a lower value of inventory. कई बार जो इंटरनल एम्प्लॉयज़ हैं वो इंटेंशनली डैमेज कर देते हैं या फिर उसमें टैग्स या मार्किंग्स चेंज कर देते हैं जो गुड मटेरियल्स, अच्छे मटेरियल्स जो होती हैं उनकी. तो इससे क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन को लॉसेस होते हैं और ये भी एक श्रिंकेज का ही कारण है. देन मैनिपुलेशन ऑफ रिसीट्स एंड इशू रिकॉर्ड्स. रिसीविंग एंड इशूइंग एम्प्लॉयज़ कैन फॉल्सिफाई द वेरियस रिसीविंग एंड डिलीवरिंग डॉक्यूमेंट. Sometimes this is done in conspiracy with transporters or material handlers. ये transporters और material handlers के साथ होती है कि issue records या receipts में ही manipulation हो जाए या manipulate कर दें employees जो काम कर रहे हैं कंपनी में. Then next is prevention and control. Improve morale of एम्प्लॉयज़. हम अब प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं लॉसेस को या फिर जो श्रिंकेज या थेफ्ट हो रहे हैं उसे. तो हम फर्स्ट इसमें इम्प्रूव मोराल ऑफ एम्प्लॉयज़ थ्रू इम्प्लीमेंटिंग पॉजिटिव प्रोग्राम्स ऑफ एम्प्लॉयज़ रिलेशंस बिल्ड अराउंड फेयर कॉम्पनसेशन, प्रॉपर सराउंडिंग्स एंड एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड एक्टिविटीज़. एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कर सकते हैं, उनका मोराल इम्प्रूव कर सकते हैं. देयर शुड बी अ हाईली विजिबल सिक्योरिटी प्रोग्राम एंड अ रिजिड कंपनी पॉलिसी. एक रिजिड कंपनी पॉलिसी होनी चाहिए ऑफ प्रोसिक्यूटिंग एनी एम्प्लॉय कॉट स्टीलिंग. देन प्री एम्प्लॉयमेंट स्क्रीनिंग शुड बी डन टू सिक्योर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एजुकेशन, बैकग्राउंड, एक्सपीरियंस एंड एथिकल कोड ऑफ द एम्प्लॉयज़. Wherever possible, employees should be required to use a designated entrance when coming to or leaving work, and security personnel should be posted at such location. तो हम जहाँ पे भी पॉसिबल हो एम्प्लॉयज़ जो है उनके साथ एक डेजिग्नेटेड एंट्रेंस होनी चाहिए कि वो कहाँ से आएंगे और कैसे लीव करेंगे वहाँ से, और इसके लिए हम एक सिक्योरिटी गार्ड या पर्सनल अपॉइंट कर सकते हैं टू चेक द प्रॉपर प्रोसेस. देन periodic checking of garbage areas and remote corners as employees find them ideal place to hide the stolen good. तो garbage area और जो remote corners हैं जहाँ पे ज़्यादातर लोग नहीं आते जाते हैं उन्हें चेक करना is very important. Then strong temper resistant locks should be provided at important location, particularly where valuable items are stored. टेम्पर रेजिस्टेंट लॉक होने चाहिए जहाँ पे इंपॉर्टेंट आइटम्स या फिर कुछ ऐसी आइटम स्टोर हुए भी हैं जिसमें एम्प्लॉयज़ की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि दे कैन पिलफरेज देम. देन इंश्योर गुड हाउस कीपिंग. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ लॉसेस ड्यू टू फायर. फायर या फिर कोई भी एक्सीडेंटल इश्यूज़ की वजह से भी अलग अलग टाइप के लॉसेस हो सकते हैं. सो देयर शुड बी some actions that need to be taken for prevention and control of fires. First is select and install fire extinguishers that are appropriate to the workplace hazard. Fire extinguishers install करने बहुत ज़रूरी होते हैं और ये हमें workplace के हिसाब से करने पड़ते हैं. Then fire extinguishers should be installed at places where they are easily accessible and make arrangement for portable extinguishers also. Ensure regular inspection of the extinguishers for signs of wear and potential malfunctioning. रेगुलर इंस्पेक्शन ज़रूरी है, कहीं ऐसा ना हो कि फायर के टाइम पे हमें पता चले कि जो फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं वो प्रॉपरली काम नहीं कर सकते, तो इसलिए उनकी भी रेगुलर इंस्पेक्शन ज़रूरी है. देन इंस्टॉल sprinkler system as it is one of the most reliable form of firefighting protection. All employees should be trained in firefighting techniques. Then next is stock verification in warehouses. Stock verification is done for the following reasons. First is to reconcile the
स्टॉक रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स फॉर देयर एक्यूरेसी एंड यूज़फुलनेस। तो स्टॉक वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी होती है वेयर हाउसेज़ में, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि कितना स्टॉक रखा है, कितना वहाँ से उसके डिस्पैच हो चुका है, कितने की एंट्री हुई है। तो इसलिए स्टॉक रिकॉर्ड्स मेंटेन करना ज़रूरी है और इसके लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। देन टू आइडेंटिफाई एरियाज विच रिक्वायर मोर डिसिप्लिन डॉक्यूमेंट कंट्रोल। जिन एरियाज़ को ज़्यादा डिसिप्लिन चाहिए, कुछ ऐसी आइटम्स होती हैं जिनमें ज़्यादा उनका ध्यान रखना पड़ता है, दे शुड बी सिक्योर्ड वेरी प्रॉपरली, तो उनको आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। टू बैकअप दी बैलेंस शीट स्टॉक फिगर्स, टू मिनिमाइज pilferage and fraudulent practices. Then next is stock verification in warehouses. Physical verification can be done or carried out periodically or on continuous basis. So there are two types of verification: periodic verification and continuous verification. Now, under periodic verification, the entire cross section is verified at the end of one period, which is usually the accounting period. Accounting period के end में हम periodic verification में सारे जितना भी स्टॉक है उसको वेरीफाई करते हैं और उसकी एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं कि हमारे पास स्टॉक में कितनी आइटम्स हैं. देन in continuous verification, verification is done throughout the year as per predetermined प्लान ऑफ एक्शन. कंटिन्यूस वेरिफिकेशन जैसे नाम से पता चल रहा है कि हम कंटिन्यूसली पूरे इस ईयर में या जो भी हमारा पीरियड है उसमें हम कंटिन्यूसली स्टॉक्स को वेरीफाई करते हैं, जितना भी जैसे हमने प्लान किया है उस हिसाब से. दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.